मैं आपको बहुत ही अहम खबर देने वाला हूं और बहुत ही अहम डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। वो हकाइक आपके सामने रखने वाला हूं कि जो शायद आज से पहले आपके सामने नहीं आएंगे। ईरान और इजराइल के दरमियान जंग का सिलसिला जारी है। आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट, दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उसके बाद आपको ये बात समझ में आएगी। एक जहाज आता है और ये जहाज है यूएई का, यानी कि दुबई का, मुत्तहिदा अरब इमारात का। और इस जहाज पर दो झंडे लगे हुए हैं। एक झंडा लगा हुआ है इजराइल का और एक झंडा लगा हुआ है यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात का, जिसे हमारे यहां पर आमतौर पर दुबई के तौर पर जाना जाता है। ये एक चौंका देने वाला इंकशाफ है, ये एक चौंका देने वाली वीडियो है, लेकिन इसके पसे पर्दा चल क्या रहा है इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसी वीडियो के साथ एक और वीडियो देखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से एक कौवा जो जानता है कि हक और बातिल किस तरफ है, किस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों की निशानी यानी कि इजराइल का झंडा निकालता है और फिर निकाल कर इसे हवा में लहरा देता है। ये दो बातें क्या वाजे करती हैं और ये किस तरफ का इशारा कर रही हैं, मेरा आज का प्रोग्राम इसी पूरी गुफ्तगू के अंदर होगा, इसलिए प्रोग्राम को देखते रहिए। आइए सबसे पहले मैं आपको एक तरफ लेके चलता हूं और एक इंटरनेशनल अखबार की रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएई की जिसका जहाज अभी आपने देखा, उसकी अमेरिका के साथ जो डील हुई है वो डील कम अज कम अभी के लिए 200 अरब डॉलर की हुई है और उसके साथ साथ कुल 10 साल के लिए यानी कि 10 साल के वक्त के लिए ये 1400 अरब डॉलर की हुई है। कितने की डील हुई है? 1400 अरब डॉलर की। ये अखबार, ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरीके से सऊदी अरब की जो अमेरिका के साथ हालिया दिनों के अंदर डील हुई है वो 142 अरब डॉलर का सिर्फ सामान हथियार खरीदा जा रहा है, जबकि कुल इसकी मालियत 600 अरब डॉलर है। इसी तरीके से आप अगर इन तमाम को कैलकुलेट करें तो कतर के साथ जो डील हुई है वो तकरीबन 1200 अरब डॉलर की डील हुई है। यानी कि इन तीन ममालिक के साथ जो कुल डील हुई है उसका हजम 2500 अरब डॉलर है। कितना? 2500 अरब डॉलर है। अब आइए आगे की तरफ बढ़िए। जबकि ईरान और इजराइल के दरमियान जो जंग चल रही है इसमें रोज की बुनियाद पर जो खर्च हो रहा है वो 30 करोड़ डॉलर है। 30 करोड़ डॉलर है। और अगर ये जंग 10 दिन तक जारी रही है तो इस 10 दिन तक जारी रहने में इसका जो टोटल काउंटेबल है वो है 3 अरब डॉलर। यानी कि एक तरफ 2500 अरब डॉलर की डील है और एक तरफ इस पर खर्च हो रहा है 3 अरब डॉलर। अब आप कहेंगे भाई क्या आपको आदाद शुमार दे रहा हूं और इसकी वजह क्या है? आइए इस वजह को समझते हैं और इसलिए मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। इंसान हथियार क्यों रखता है? हथियार आपने कभी रखा हो तो आप ये कहेंगे मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा है। ये लफ्ज़ जो हिफाजत है ये भी एक डर की निशानी है। जितना ज़्यादा डर होता है इंसान अपने आप को उतना ही हिफाजत में ले जाने की कोशिश करता है। जिन्हें ज़्यादा डर होता है वो अपने साथ असला कैरी करते हैं और असला लेकर चलते हैं। अगर आपको डर होता है कि फ़लाँ जगह पर यह वाक़या हो जाएगा तो आप उस डर के बचाने के लिए या अपनी हिफाजत के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। इस वक्त दो बातें को बहुत ज़्यादा जहन में रखने की बात है, इतना ज़्यादा खर्च और इतना ज़्यादा डर। अगर ये जंग इजराइल ईरान की टेंशन तनाव की कैफियत ना पैदा होती तो आपका ख्याल है कि इस वक्त इस खित्ते के अंदर 2500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती? सोचिए, अगर मैं किसी के यहां पर डर के लिए एक बुलेट फायर होता है, एक गोली फायर होती है तो उस गोली की कीमत अगर 110 रुपए तो सामने वाला उसकी हिफाजत के लिए कम अज कम 10,000 रुपए खर्च करता है। वो सीसीटीवी कैमरे लगाता है, वो दीगर चीजें खरीदता है कि मुझे इससे हिफाजत रहे। दुनिया भर की इकनॉमी को देखने वाले और दुनिया भर के माशी तजिया निगार इस बारे में है कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री असला साजी की इंडस्ट्री कहलाती है। 2500 अरब डॉलर की जो डील हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह वो खौफ है। इतनी बड़ी डील ना पूरी दुनिया के अंदर खुराक पर होती है, ना इतनी बड़ी डील तेल पर होती है, बल्कि अगर इसकी सबसे बड़ी वजह दिफा पर होती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल ये दे रहा हूं कि जो ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया जिसका नाम फतह था, उसकी कीमत आपको अंदाजा होगा कि रफली उसकी एक बहुत ही मामूली कीमत यानी कि 1 लाख डॉलर बताई जाती है। यानी कि अगर फतह मिसाइल अगर फायर हुए तो इसकी कीमत तकरीबन 10 लाख डॉलर होगी और अगर ये 100 फायर किए गए तो इसकी कीमत 1 करोड़ डॉलर के करीब करीब होगी। तो इस तरीके से आप अगर एस्टिमेट करते हैं तो एक दिन में दोनों तरफ से 100 असला चलाया जा रहा है तो उसकी कीमत मैंने आपसे कही 30 करोड़ डॉलर है और 10 दिन के लिए ये तकरीबन 300 करोड़ के करीब यानी कि 3 अरब डॉलर के करीब पहुंच जाएगा अगर ये खौफ और हिरास फैलाकर ही इस असले की बड़ी मंडी को चलाया जाता है।
दूसरी तरफ अगर आप इसकी मिसाल देखिए तो IAEA से लेकर अभी तक तमाम लोग इस बारे में वाज़ेह रिपोर्ट दे चुके हैं कि इस वक्त ईरान के पास यूरेनियम अफसूदी यानी एटम बम बनाने की तरफ वो नहीं जा रहा था। ईरान खुद भी इसको डिनाई कर रहा है। तो फिर क्या वजह है कि यहाँ पर इतने अटैक किए गए? अब इसकी दो बड़ी वजूहत सामने आती है। एक बड़ी वजह यह आती है कि आमतौर पर इस तरह का डर और खौफ पैदा कर कर अपनी मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा किया जाता है, जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका ने किया। और दूसरी बड़ी वजह यह बताई जाती है कि उस जगह पर कब्जा किया जाए या वहाँ से उठने वाले नुकसानात को बचाया जा सके। ईरान पर हमलों ने ये बात ईरान पर हमलों से पहले ही वो ईरान की काफ़ी ताकत को ख़त्म कर चुके थे, जिसमें हिजबुल्लाह का महाज हो चाहे वो शाम का महाज हो। तो इस वक्त आखिर ईरान का टारगेट ईरान में फिर अगला रह जाता है कि क्या वो वहाँ पर हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं। हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़रूरी ये होता है कि वो वहाँ पर अटैक करें, और हुकूमत की तब्दीली के लिए वहाँ के लीडर को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेतन्याहू की तरफ से और इजराइल की तरफ से मुसलसल ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो खामनाई का अंजाम सद्दाम हुसैन और कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की तरह करेंगे। अब सद्दाम हुसैन की मिसाल क्यों दी जाती है और कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की मिसाल क्यों दी जाती है? सद्दाम हुसैन के इराक पर मुसलसल हमला किया गया, बम्बार्टमेंट की गई, और बम्बार्टमेंट के बाद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसे फांसी दी गई। जबकि लीबिया के सदर पर लीबिया पर हमला किया गया और कर्नल कज़्ज़ाफ़ी को वहीं पर जिन लोगों ने पकड़ा उन्होंने उसकी जान ले ली। तो क्या आयतुल्लाह खामनई के मुतालिक भी इस तरह से सोच रहे हैं और इसी तरह की आसानी है? दर हकीकत वो ये चाहते हैं कि अगर वहाँ की सुप्रीम लीडर को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो उसके बाद वहाँ का निज़ाम उनके पास आ जाए। अब वो निज़ाम आने के लिए ही वाकई में ये स्ट्रगल हो रही है या ये जहारियत हो रही है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। आलमी इदारों की रिपोर्ट यह है कि ना ही इस वक्त इजराइल के पास वो सपोर्ट मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर वो ज़मीन में लोगों की मदद से कोई इनकलाब बर्पा कर किसी नए निज़ाम को वहाँ पर बैठा सके। शाह की औलादें इस काबिल नहीं और ना ही उनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो वहाँ पर तब्दीली ला सके। दूसरी तरफ अगर आयतुल्लाह खामनई की शहादत का वाक़या रूनुमा होता है तो आयतुल्लाह खामनई ने इसी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए इसी के लिए शूरा के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि निज़ाम तो वही चलेगा, और इस निज़ाम को अगर हदफ बनाना है तो ईरान की 9 करोड़ आबादी पर शदीद बम्बार्टमेंट के बाद ज़मीनी कार्रवाई करने के साथ वहाँ पर उन्हें ज़मीनी अपना कोई ग्रुप चाहिए होगा, जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। इस तरह का तजर्बा इराक के अंदर तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मिसाल अफगानिस्तान के अंदर नाकामी के तौर पर है। अफगानिस्तान से ज़्यादा मजबूत निज़ाम इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है। तो आखिर फिर ये सारा मामला क्या हो रहा है? क्या ये इसलिए हो रहा है कि वहाँ के ज़खायर पर कब्जा किया जा सके? आपके इल्म में होगा कि 1948 से पहले और ख़ास तौर पर जो पुराना ईरान था जिसमें रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी, वहाँ पर जो ब्रिटिश पेट्रोलियम और दीगर पेट्रोलियम्स का बड़ा कब्जा था। जो कुछ भी ईरान के अंदर ऑयल प्रोड्यूस होता था उसका 70% इन कंपनीज को जाता था और ईरान पर सिर्फ 30% खर्च होता था। वहाँ पर डॉक्टर मुसद्दिक जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने इन तमाम कंपनीज को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद CIA ने ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर मुसद्दिक का खात्मा किया, और उसके बाद जो रिजीम आया उसमें अमेरिका का शेयर उसके अंदर बढ़ गया। 1978 तक, जब तक कि ईरान के अंदर इनकलाब नहीं आया था, वहाँ से अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का पेट्रोल के अंदर एक बहुत बड़ा शेयर था। तो क्या अब दुनिया के चौथे नंबर के सबसे बड़े पेट्रोल और गैस के ज़खायर पर ईरान के जो ज़खायर हैं उसके ऊपर अमेरिका की या फिर यूरोप की निगाहें या फिर इजराइल की निगाहें कि यहाँ पर मनमानी हुकूमत कायम की जाए और उसके बाद उसी तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर अपना शेयर हासिल किया जाए? तो ये बात शायद अभी मुमकिन होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो फिर मकसद क्या है? मकसद अगर ये भी नहीं है कि पेट्रोलियम की मसनूआत पर फौरी तौर पर कब्जा किया जा सके, मकसद ये भी नहीं है कि वहाँ पर ज़मीनी तौर पर कब्जा किया जाए, मकसद ये भी नहीं है कि वहाँ पर जौहरी निज़ाम को ख़त्म किया जाए, तो फिर मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक नज़र आता है कि इस तनाव की कैफियत में ज़्यादा से ज़्यादा असले की इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए। इस वक्त असले की इंडस्ट्री के जितने भी माहिर मौजूद हैं और वो तमाम के तमाम लोग इस बात को ज़्यादा प्रोपगेट कर रहे हैं कि दुनिया इस हमले के बाद ज़्यादा अनसेफ हो चुकी है। यूक्रेन और रूस के जंग के बाद उस पूरे खत्ते के अंदर आलमी सतह पर यूरोप से लेकर हर जगह पर हथियारों की दौड़ शुरू हुई। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग ने इस कैफियत को मज़ीद बढ़ाया और अब मशरक़ वस्ता के अंदर इस कैफियत से जो पूरी दुनिया के अंदर असले की ख़रीदारी है उसमें 1000 गुना इजाफा हुआ है। और इतलात ये मौसूल हो रही है कि अब ये इंडस्ट्री सालाना 5 ट्रिलियन से ऊपर तजावुज़ करती जा रही है, यानी कि 5000 अरब डॉलर के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। दुनिया में अगर किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा खर्च इस वक्त किया जा रहा है तो वो असले साजी है। ज़रा गौर से मेरी बात को समझिएगा और समझकर इस पर गौर कीजिएगा कि मैंने कहा क्या है और इस पूरी रिपोर्ट का बुनियादी मकसद क्या है।